हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और पिछली बार मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि किस तरह से अपने चारों तरफ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखकर हमें एवोल्यूशन के एविडेंसेस मिलते हैं। कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी होती हैं जिनका आपस में क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, सेम टेक्सोनोमिक ग्रुप में वो बिलोंग करते हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में इवॉल्व हो गए और इतने सालों बाद आज जब हम उन्हें देखते हैं तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इनका आपस में कोई क्लोज रिलेशनशिप होगा। उसी तरह कई स्पीशीज़ ऐसे भी हैं जिनको एक नज़र में देखने पर लगता है कि ज़रूर ये आपस में काफ़ी क्लोज रिलेशन शेयर करते होंगे, इतने सिमिलर हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री शेयर नहीं करते, इनका कोई इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। इनमें जो सिमिलैरिटीज़ डेवलप हुई हैं वो एवोल्यूशन की प्रोसेस के दौरान हुई हैं, क्योंकि उन्होंने सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर्स फेस किए होंगे। तो होमोलोगी और एनालोगी का कॉन्सेप्ट, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पिछली बार हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में और एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझेंगे। सो ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड्स। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रीचर्स। तो डार्विन अपनी वॉयज के दौरान गैलापागोस आइलैंड्स पे गए और इन्होंने यहाँ पर इतनी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी देखी कि इसको एनालाइज करने के बाद एवोल्यूशन में इनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। Of particular interest, small black birds later called Darwin's finches amazed him. He realized there were many varieties of finches on the same island. तो एक एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं जिससे अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में समझ पाएंगे। डार्विन को एक पर्टिकुलर आइलैंड पे छोटी छोटी ब्लैक कलर की चिड़ियों की डिफरेंट स्पीशीज़ मिली, लेकिन जब हम एक आइलैंड पे एवोल्यूशनरी प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो थोड़े आइसोलेटेड हो जाते हैं। आइलैंड पर एवोल्यूशन अलग ही पूरी दुनिया से अलग चलता है, क्योंकि ना तो बाहर से कोई एनिमल आसानी से इस आइलैंड पे आ सकता है और ना आइलैंड के एनिमल्स बाहर जा सकते हैं। तो डार्विन ने यही अंदाज़ा लगाया कि ये सभी वेराइटीज़ इसी आइलैंड पे इवॉल्व हुई होंगी। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स मेनी अदर फॉर्म्स विद ऑल्टर्ड बीक्स अरोज, एनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। तो शुरू में यहाँ पर इस चिड़िया की एक स्पीशीज़ होती थी जो कि सीड्स खाती थी, लेकिन हर नेचुरल इकोसिस्टम की तरह इस आइलैंड पर भी रिसोर्सेज की कुछ तो लिमिट होगी। अब अगर इन्हें अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ानी हो तो सीड्स की कमी हो जाएगी। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि सीड्स लिमिटेड होने की वजह से अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स ये चिड़िया इवॉल्व करने लगी और इस एक सीड ईटिंग वेजिटेरियन चिड़िया से कई सारी ऐसी स्पीशीज़ निकल कर आई। समय के साथ ऐसी स्पीशीज़ इवॉल्व हो गई जिनकी फूड हैबिट्स बिल्कुल अलग थी। कुछ इंसेक्ट्स खाने लगीं, कुछ बाकी प्लांट मटेरियल पे फीड करने लगीं और इसी तरीके से अपनी फूड हैबिट्स के अनुसार उनकी बीक की शेप और उनके पाँव की शेप भी बदल गए, क्योंकि अब ओरिजिनल फिंच के जैसे हैबिटेट में रहना भी उनके लिए ज़रूरी नहीं था। कुछ कीचड़ में भी रह सकती थी, पेड़ों पर भी रह सकती थी, अलग अलग तरह के एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर सकती थी और डिफरेंट टाइप्स के फूड को यूटिलाइज कर सकती थी। So this process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other areas of geography, is called adaptive radiation. जब एक ही ओरिजिनल एंसेस्टर से निकलकर कई सारी स्पीशीज समय के साथ इवॉल्व होती हैं, इसे हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं और वो अलग अलग तरह के हैबिटेट्स को भी ऑक्यूपाई करेंगी। क्योंकि एवोल्यूशन के पीछे सबसे मेन फोर्स तो यही है भाई कि रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड हैं। अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होती तो हमें एवोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सारी की सारी वेरिएशंस जो हैं वो फेवरेबल ही होती। हम फिटनेस कैसे डिसाइड करेंगे, कि नेचर किसे सेलेक्ट करेगी? अगर सभी के लिए हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं तो हमें सिलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिलेक्शन नेचर को इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की लिमिट है और पॉपुलेशन अगर बढ़ती ही चली जाएगी, सारों को ही नेचुरल सिलेक्शन अगर प्रेफरेंस तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर भी यही होता है। एडेप्टिव रेडिएशन इसलिए होती है क्योंकि एक पॉइंट पर एक स्पीशीज, उनके सारे मेंबर्स जो हैं उनकी ज़रूरतें एक सी होंगी और इन ज़रूरतों को पूरा करना धीरे धीरे मुश्किल होने लगता है। तो समय के साथ जगह की कमी, खाने की कमी ना हो, इसीलिए एक ही कॉमन एंसेस्टर में से अलग अलग स्पीशीज धीरे धीरे इवॉल्व हो जाती हैं जो अलग अलग तरह के एरिया में रहेंगी और अपना अलग अलग काम देख लेंगी। सो दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन, जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज में से डिफरेंट स्पीशीज डाइवर्ज होती हैं और वो अलग अलग हैबिटेट्स ऑक्यूपाई करने की एबिलिटी रखती हैं। तो डार्विन्स फिंचेस में भी यही हुआ। पहले तो एक चिड़िया थी हमारे पास, एक पर्टिकुलर स्पीशीज थी, लेकिन समय के साथ इस आइलैंड की रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाने के लिए और सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपनी आदतों को ऐसे बदला, अलग अलग दिशाओं में वो ऐसे अडेप्ट हुए कि अब 10 से ऊपर हमें डार्विन्स फिंचेस की स्पीशीज वहाँ पर मिलती हैं।
So, Darwin's finches represent one of the best examples of this phenomena of adaptive radiation. Another example is the Australian marsupials. अब जैसे यहाँ पर हम डार्विन्स फिंचेस के केस में एक आइलैंड पर कैसे एवोल्यूशन हो रहा है इसकी बात कर रहे थे, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की कहानी भी है। पहले सारा लैंडमास एक था, लेकिन एक समय पर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो है बाकी के लैंडमास से बिल्कुल अलग हो गया और एक जाकर आइलैंड बन गया। हालांकि साइज उसका काफ़ी बड़ा है, लेकिन है वो आइलैंड ही। तो बाकी पूरी दुनिया में मैमल्स का जो एवोल्यूशन चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया उससे बिल्कुल कट ऑफ हो गया और वहाँ पर बहुत सारे मार्सुपियल मैमल्स बन गए। ये तो हम जानते ही हैं कि जो मैमल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो एग ले करने वाले मैमल्स हैं, हमारे प्रिमिटिव मैमल्स हैं, प्लैटिपस वगैरह, वो आ जाते हैं। इसके बाद अपने पास आते हैं मार्सुपियल मैमल, जिसमें कैंगरू वगैरह को हम डालते हैं, और फाइनली प्लेसेंटल मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, बहुत सारे मार्सुपियल मैमल्स तेज़ी से इवॉल्व होने लगे। तो पहले तो एक कॉमन एंसेस्टर होगा, लेकिन जब इतना बड़ा आइलैंड उनको मिला और वहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए अलग अलग तरह की रिसोर्सेज अवेलेबल थी, तो वो भी डार्विन्स फिंचेस की तरह डिफरेंट हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए अलग अलग दिशाओं में इवॉल्व हो गए। और आज हम देखते हैं कि मार्सुपियल्स की बहुत सारी स्पीशीज, ह्यूज डाइवर्सिटी वहाँ पर हमको मिलती है। So a number of marsupials, each different from the other, evolved from an ancestral stock. एक कॉमन एंसेस्टर में से इतने सारे मार्सुपियल्स बन गए जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पे फैल गए हैं, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट. When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one can call this convergent evolution. अब adaptive radiation का convergent evolution से क्या लेना देना है? देखो, जब एक स्पीशीज से अलग अलग स्पीशीज बन रही हैं, तो वो डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करने के लिए और अलग अलग तरह के हैबिटेट को ऑक्यूपाई करने के लिए अडेप्ट हो रहे हैं। लेकिन उसी हैबिटेट में रहने के लिए किसी दूसरे कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड होने वाला भी कोई आ रहा होगा, और अगर उनको एक ही हैबिटेट में रहना है तो उन्हें सिमिलर अडेप्टेशंस शो करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर 2 भाई हैं, उन दोनों की शादी होती है, तो चाहे दोनों लड़कियां जिनसे उनकी शादी हो रही है वो कितने भी अलग अलग बैकग्राउंड से आए, वहाँ पर आकर एक ही घर में रहने के लिए और एक ही सास के साथ डील करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ सिमिलर अडेप्टेशन तो करनी पड़ेगी। ऐसा ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में होता है कि भले ही तुम कहीं से भी डिसेंड होके आ रहे हो, कहीं से भी रेडिएट होके आ रहे हो, किसी भी एंसेस्टर से डिसेंड हो रहे हो, लेकिन जब तुम्हें एक जगह पे रहना है, एक तरह की रिसोर्सेज चाहिए, तो वहाँ पर सिमिलर अडेप्टेशन करनी पड़ेगी। तो इसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्यों कहेंगे? क्योंकि अलग अलग दिशाओं से निकले लेकिन जा पहुंचे एक ही जगह पर और फिर अब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स के बीच में देखते हैं। मार्सुपियल मैमल्स की एवोल्यूशन की कहानी बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया बाकी के लैंडमास से बिल्कुल ही अलग हो चुका था। लेकिन अब अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें तो हमें ऑस्ट्रेलिया में जैसे मार्सुपियल हैं, वैसे ही कुछ सिमिलर प्लेसेंटल मैमल्स वहाँ पर नजर आते हैं। अब ये सिमिलैरिटीज कैसे डेवलप हुई, कहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया? यही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, क्योंकि एक तरह के हैबिटेट में रहने के लिए, एक तरह की फूड हैबिट रखने के लिए उनको एक तरह की एडेप्टेशन भी करनी पड़ती है। ऐसे ही जो एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड करने वाले मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स हैं, उनकी लिस्ट भी हमको दे रखी है। जैसे प्लेसेंटल मैमल में जो मोल होता है, उसी से सिमिलर होता है मार्सुपियल मोल। एंट ईटर की जगह होता है नम्बेट, माउस की जगह होता है मार्सुपियल माउस, हमारे पास फ्लाइंग स्क्विरल की जगह होता है फ्लाइंग फ्लैंजर। तो अगर इसी एग्जाम्पल को ले लो, इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटी कैसे है? एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, एक कहीं अमेरिका में बैठा है। बात इतनी सी हुई कि दोनों को रहना था पेड़ों पे, दोनों का हैबिटेट सेम था, दोनों आर्बोरियल थे, ट्रीज में ड्वेल करना था। दूसरी चीज़, दोनों थे नॉक्टर्नल, रात में इनको विचरण करना होता है। तो दोनों की बड़ी बड़ी आंखें इवॉल्व हो गई, बड़े साइज की इनकी आंखें थी, खूब फरी बॉडी थी, मोटा मोटा इनके पास फर था, क्योंकि रात में ठंड हो जाती है, तो वहाँ पर अगर इनको घूमना है इधर से उधर तो ठंड से भी बचना पड़ेगा। और पेड़ों पर रहना है तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए इनके फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब के बीच में स्किन का एक स्ट्रेच इवॉल्व हो गया, जिसकी मदद से आसानी से कूद के जा सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे थे, दोनों के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो टूट चुका था, लेकिन फिर भी सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर फेस करने की वजह से एक दूसरे से इतने दूर होने के बावजूद भी एक ही दिशा में इवॉल्व हुए, इतने सिमिलर हुए कि दोनों की फोटो देखोगे तो एक बार में बता नहीं पाओगे कि दोनों अलग अलग हैं। सो दिस इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जो एडेप्टिव रेडिएशन के बाद हमको देखने को मिलता है। तो यही हमारी बुक भी कह रही है। Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appear to be similar to a corresponding marsupial. तो यहाँ पर एडेप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट हमने 2 एग्जाम्पल्स की मदद से समझा। एक तरफ हमारी डार्विन्स फिंचेस, दूसरी तरफ हमारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स।
अब ज़रा बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में, और डार्विन ने इसके बारे में हमको क्या थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है उससे आप नेचुरल सिलेक्शन के बारे में मोटा मोटा तो समझ ही गए होंगे। Now, evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on Earth. अब तो हम इतने कॉम्प्लेक्स, इतने बड़े बड़े जानवर देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, लेकिन एवोल्यूशन की प्रोसेस तभी शुरू हो गई थी जब पहला सेल बना होगा, क्योंकि उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे उसमें से जो ज़्यादा सुपीरियर है उसी ने सर्वाइव किया होगा, उसी ने रिप्रोड्यूस किया होगा। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थियोरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। जिसका लाइफ स्पैन जितना लंबा होगा उसको इवॉल्व करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि एवोल्यूशन कैसे वर्क करता है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, पॉपुलेशन के लेवल पे, जनरेशन टू जनरेशन जो फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं वेरिएशंस की, उसके बेसिस पे एवोल्यूशन होता है। अब अगर एक जनरेशन ही सैकड़ों सालों की है, किसी का लाइफ स्पैन ही इतना लंबा है, तो एवोल्यूशन की प्रोसेस भी उतनी धीमी हो जाएगी। और अगर किसी का लाइफ स्पैन छोटा सा है तो एवोल्यूशन भी उतनी ही तेजी से अकर हो पाएगा, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन हमको एवोल्यूशन के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी जल्दी जनरेशन आगे बढ़ेंगी उतनी जल्दी जल्दी एवोल्यूशन का इफेक्ट हम देख पाएंगे। So microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. जैसे सेल डिवीजन से जो डिवाइड कर रहे हैं, बड़ी तेजी से जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें हमें एवोल्यूशन का इफेक्ट जल्दी देखने को मिलेगा। A colony of bacteria A growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. A change in the medium composition would bring out only that part of the population, which is B, that can survive under the new conditions. अब सपोज हमारे पास बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, जो उनका जो भी खाना होता है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जिस पे वो सर्वाइव करते हैं, वो उनके पास में है। अब अचानक से हमने क्या किया कि जिस मीडियम में वो थे उस मीडियम में से उस चीज़ को हटा के और कोई नया फूड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई नया सब्सटेंस उनको दे दिया। अब सारे के सारे तो उस चेंज के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उस नए फूड आइटम पे भी, उस नए सब्सटेंस पे भी सर्वाइव कर पाएंगे, उसको फूड की तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अब क्या होगा, जल्दी से एक झटके में एवोल्यूशन की प्रोसेस से जो उस फूड को नहीं खा पाए, जो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, वो वाइप आउट हो जाएंगे, और जो वहाँ पर उस फूड कंपोनेंट को यूटिलाइज करने की एबिलिटी रखते थे वो सेलेक्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, वही आगे रिप्रोड्यूस करेंगे। नाउ in due course of time this variant population outgrows the others and appears as new species. तो एक नए स्पीशीज के रूप में धीरे धीरे वो ग्रुप उभर जाएगा जो कि इस चेंज के साथ अडेप्ट कर पाया। Now this would happen within days. तो बैक्टीरिया क्योंकि इतनी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका लाइफ स्पैन ही इतना छोटा है, इसीलिए कुछ ही दिनों में हम ये चेंज देख पाएंगे। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल, फाउल मतलब चिड़ियों के लिए ही हम यूज करते हैं, हेन्स वगैरह के लिए, दिस वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एज द लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर्स। तो जितना लंबा लाइफ स्पैन, कुल मिला के यही बताना चाह रहे हैं, एवोल्यूशन की प्रोसेस उतनी ही धीमी हो जाती है। Here we say that fitness of B is better than A under the new conditions. तो हमने जब नया फीड कंपोनेंट, जब नया फूड वहां पे इंट्रोड्यूस किया, तो A की फिटनेस कम हो गई जो कि वाइप आउट हो गए, और B की फिटनेस उस पोजिशन में, उस सिचुएशन में ज्यादा थी। Nature selects for fitness. One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherited. तो जब हम कहते हैं कि जो अडेप्ट कर पाता है वही सर्वाइव करता है, तो हम एडजस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिल्ट इन वेरिएशंस की, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिले, जो कि हमें हमारे मम्मी पापा ने पास ऑन किए। उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो सर्वाइव करने में हमारी मदद करेंगे, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को रखने वाला सर्वाइव कर पाएगा। तो हम जब बोलते हैं कि अडेप्ट करने की एबिलिटी, तो असल में ये फिटनेस को बढ़ाती है। किस सेंस में? ऐसे नहीं कि जो एडजस्ट कर पाएगा, जो जितना सहनशील होगा, जो जितना एडजस्टिंग होगा, वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइव वो करेगा जिसके पास सुपीरियर वेरिएशंस होंगी, फेवरेबल वेरिएशंस होंगी, जो गिवन सिचुएशन में उसको एडजस्ट करने में मदद कर रही हैं। और ये इनहेरिटेड वेरिएशंस की हमने बात की है। Hence, there must be a genetic basis for getting selected and to evolve. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Unfavorable conditions में कुछ लोग adjust कर पाते हैं, और कुछ organism जो adjust नहीं कर पाते हैं वो nature में select नहीं होते और evolution की process में पीछे रह जाते हैं।
Adaptive ability is inherited. It has a genetic basis. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया, नेचुरल सिलेक्शन में जो जीता, हम कहेंगे उसी की फिटनेस ज़्यादा है. और ये फिटनेस भी कोई फिक्स नहीं है. अगर कल को सिचुएशन बदल जाए तो हो सकता है कि जिसकी फिटनेस कम थी उसकी ज़्यादा हो जाए और पासा पलट जाए, जैसा कि हमने मेलेनाइज्ड मौत के केस में देखा था कि पहले वाइट वाले मजे में रहते थे और बाद में जब टेबल्स टर्न हुई तब ब्लैक वालों की पॉपुलेशन बढ़ गई, ब्लैक वालों की फिटनेस इंक्रीज हो गई. Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. तो ब्रांचिंग डिसेंट से हमारा यही मतलब है कि एक कोई कॉमन एंसेस्टर था, उसमें से कई सारी अलग अलग स्पीशीज समय के साथ निकल गई, ब्रांचेस की तरह उसमें से डाइवर्ज हुई. और नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही चुके हैं कि भाई जो नेचर जिसे प्रेफर करेगी, जो कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में बेटर होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करने में बेटर होगा, अडेप्ट करने में बेटर होगा, आगे जाके वही रिप्रोड्यूस करेगा और आने वाली जनरेशंस में उसी के जैसे इंडिविजुअल्स हमको नजर आने वाले हैं. नाउ इवन बिफोर डार्विन, अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लमार्क हैड सेड दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. अब एवोल्यूशन में इनका भी विश्वास था और एवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले पहले साइंटिस्ट में से लमार्क एक थे. लेकिन इनकी थ्योरी कुछ अलग थी. इनका कहना था कि जिन ऑर्गन्स को कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है, समय के साथ वो तो डेवलप हो जाते हैं, प्रोलिफरेट कर जाते हैं और आने वाली जनरेशन्स में हमको ज़्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नज़र आते हैं. वहीं अगर किसी ऑर्गन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे उतना काम नहीं आ रहा है, तो समय के साथ वो ख़त्म होता चला जाता है और फाइनली इतना रिड्यूस हो जाता है कि गायब भी हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल इन्होंने लिया जिराफ. He gave the example of giraffes who in an attempt to forage leaves on tall trees had to adapt by elongation of their necks. As they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generations, giraffes slowly over the years came to acquire long necks. हालांकि इस बात को अब हम नहीं मानते हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की थ्योरी को नहीं मानते, क्योंकि इनका कहना था कि जिराफ ने ऊंचे पेड़ों पर जो पत्ते थे उनको खाने के लिए धीरे धीरे ओवर द जनरेशंस अपनी गर्दन को लंबा कर दिया. तो इनका कहना है कि उस ऑर्गन को उन्होंने यूज करके इस तरह की लॉन्ग नेक को इवॉल्व किया, जबकि ऐसा नहीं है. उस कैरेक्टर को उन्होंने अक्वायर नहीं किया. चांसेस यही हैं कि नेचर में पहले से ही कुछ ऐसे जिराफ होंगे जिनकी गर्दन लंबी होगी और जब नीचे लोअर लेवल पे खाने को खाना नहीं रहा तो ऊंचे पेड़ों से ही खाना ले सकते थे. और इसके लिए नेचर में किसको सेलेक्ट किया गया? लंबी गर्दन वाले जिराफ को सेलेक्ट किया गया. और होते 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 ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सारे ही जिराफ की नेक इलोंगेटेड हो गई, क्योंकि लंबी नेक वाले ही सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाए. सो Is evolution a process or the result of a process? The world we see inanimate and animate is only the success stories of evolution. तो चारों तरफ हमें जो ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं, हमें वहाँ पर एवोल्यूशन की सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं. लाइफ के एवोल्यूशन नहीं, बल्कि ओरिजिन के समय पर भी यही हुआ होगा कि हो सकता है कई तरह के सेल्स बने हों, लेकिन उसमें से जो सेल रिप्रोड्यूस करके आगे बढ़ पाया, जो सर्वाइव कर पाया, उसी ने आज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का काम किया और बाकी जो भी सेल्स बने थे वो बेचारे पीछे रह गए. पता नहीं कितने सारे ऐसे लाइफ फॉर्म्स होंगे जिनके बारे में आज हम कुछ जानते भी नहीं है, क्योंकि नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, ज़्यादा प्रोजेनी छोड़कर नहीं जा पाए और इसीलिए अल्टीमेटली वाइप आउट हो गए. और जो जिन्हें हम आज देखते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद आकर यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी नेचुरल सिलेक्शन में ये जीत गए हैं और सिर्फ सक्सेसफुल स्टोरीज यहाँ पर अपनी आंखों के आगे हमको नजर आती हैं, बाकी तो रास्ते में ही छट जाते हैं. So, it is the success stories of evolution. When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection. तो आप चाहे evolution को ऐसे मानो कि ये nature में हमेशा ही active रहने वाला एक force है, या फिर इसको एक final act मानो कि हाँ evolution से इस तरह से species बनती हैं, एक process मानो या process का result मानो, होगा इसमें natural selection ही. We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as processes or the end result of unknown processes. लेकिन इसका बेसिक मैकेनिज्म हम समझ गए हैं कि जो अडेप्ट कर पाया, जो कि सर्वाइव कर पाया, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा और आने वाले टाइम में उसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वही एवोल्यूशन के गेम में जीतेगा. It is possible that the work of Thomas Malthus on populations influenced Darwin. तो Malthus ने काफ़ी वर्क किया था पॉपुलेशंस किस तरह से ग्रो करती हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के कर्व्स के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स के बारे में मैल्टस ने हमको बताया था. और इन्होंने ये बोला कि देखो
अपने पास रिसोर्सेज की अगर कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो मज़े में चाहे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। फिर नेचर को किसी तरह का कोई सिलेक्शन करने की ज़रूरत ही क्या है? एवोल्यूशन का सवाल ही कहाँ उठेगा? एवोल्यूशन का सवाल, नेचुरल सिलेक्शन का सवाल तब उठेगा जब हमारे पास जगह और रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड इंडिविजुअल्स के लिए हैं और पॉपुलेशन धड़ाधड़ बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए किसी ना किसी को तो हारना पड़ेगा, किसी को जीतना पड़ेगा, और जो सर्वाइव करेगा सिर्फ वही आगे बढ़ पाएगा। So, natural selection is based on certain observations which are factual. For example, natural resources limited होती हैं, population size में stable होती हैं, members of a population vary in characteristic, एक दूसरे से dissimilar होते हैं, एक ही population के different members, even though they look superficially similar, most of the variations are inherited. The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduced maximally, and the fact that population size in reality are limited means that there had been competition for resources. तो ये तो पक्की बात है कि अगर आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी को दे दो तो किसी भी एनिमल या प्लांट की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि एक फिनोमिनल रेट पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नेचर में नहीं होता है। नेचर में पॉपुलेशन के साइजेस स्टेबल रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, और इसका कारण यही है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज कहीं पर भी नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि मज़े से कितना भी रिप्रोडक्शन करें और कितने भी यंग वंस प्रोड्यूस करें और उन सभी के रहने खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। नहीं, अपने रहने खाने की व्यवस्था हर इंडिविजुअल को खुद करनी पड़ेगी, और ये तभी हो पाएगा जब वो एवोल्यूशन के गेम में जीतेगा। तो यहाँ पर रियलिटी में हम लिमिटेड पॉपुलेशन देखते हैं, जबकि अगर हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दें, एक हाइपोथेटिकल तरीके से सोचें, तो पॉपुलेशंस अनलिमिटेड तरीके से बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन सीन में आ जाता है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की फोर्स ही डिसाइड करेगी कि अब हमारे पास जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से कौन सर्वाइव करेगा और कौन एलिमिनेट हो जाएगा, कौन वाइप आउट हो जाएगा। Only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम बोलते हैं। The novelty and brilliant insight of Darwin was this. He asserted that variations which are heritable, which make resource utilization better for a few, adapted to habitat better, will enable only those to reproduce and leave more progeny. तो यही बात हम इतनी देर से कर रहे हैं। Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny, and hence there would be a change in population characteristic and new forms appear to arise. तो जो हमारे नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में प्रेफर किया जाएगा, जो सर्वाइव करेगा, सर्वाइव करने के बाद वही रिप्रोड्यूस करेगा और वही ज़्यादा यंग वंस छोड़ के जाएगा। तो उसी के जैसे इंडिविजुअल्स, उसी के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। और ये सब इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड रहती हैं, स्पेस लिमिटेड रहता है, और अगर मैक्सिमल रिप्रोडक्शन कोई करे तो उनमें से कुछ ना कुछ यंग वंस को तो वाइप आउट करना ही पड़ेगा। कुछ ही सर्वाइव करेंगे और बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए, अगली बार हम बात करेंगे हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, जो अगेन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से एवोल्यूशन हुआ और जो लाइफ फॉर्म्स हम आज देखते हैं, मेनली वर्टिब्रेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स, इनके एवोल्यूशन के बारे में, इनकी एवोल्यूशन की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सी यू नेक्स्ट टाइम।